ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम लोगों ने सभी आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, देन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड एंड फाइनली हम लोगों ने देखा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये 5 स्ट्रक्चर जो है ये तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डायरेक्टली एज सच याद नहीं रखने हैं, बट हाँ उनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर पहले से रहेगी तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा कि अच्छा ठीक है, मुझे इसके बारे में पहले से ऑलरेडी कुछ आइडिया है। तो इसी टाइप के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस बिगिन विद सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, ये याद नहीं करने हैं आपको, बट अगेन अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रहेगी तो क्वेश्चन करते समय और कंफर्टेबल फील होता है। तो सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज नोन एज द स्पिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्पिनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्पिनल बेसिकली एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होता है, ठीक है, एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल बात किया जाए तो ZnAl2O4, तो दिस इज अ स्पिनल, ठीक है। अच्छा, वेरी क्विकली अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर जिंक जो है वो +2 वाले स्टेट में है, एल्यूमिनियम जो है वो +3 वाले में है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +8 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो -2 है, ऑक्साइड वाले स्टेट में है, तो नेगेटिव चार्ज भी 8 हो गया, ठीक है। 2 × 3 6 और +2। तो किसी भी स्पिनल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि देयर इज अ डाइवेलेंट कटायन, एक डाइवेलेंट कटायन होता है। डाइवेलेंट कटायन का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसकी वैलेंसी 2 हो। जरूरी नहीं कि वो हमेशा जिंक ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है, जैसे Mg हो सकता है, कोई भी +2 का कटायन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक इसमें ट्राइवेलेंट कटायन होता है, ट्राइवेलेंट कटायन। तो ट्राइवेलेंट कटायन जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया है इसमें आपको +3 दिखाई दे रहा है, मतलब एल्युमिनियम +3 दिखाई दे रहा है, बट और भी कोई हो सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन रहता है हमेशा दैट इज इन -2 स्टेट। अच्छा, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्पिनल का। स्पिनल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि O2- इट फॉर्म्स FCC लैटिस, ठीक है। तो O2- जो है वो एक FCC लैटिस बना लेता है। तो O2- FCC लैटिस बना रहा है तो पर यूनिट सेल 4 हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। FCC में 4 चीजें होती हैं, मतलब 4 इफेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं एक बार ये भी याद दिला देता हूँ। तो सभी कॉर्नर्स पर होते हैं 8 × 1/8, प्लस सभी फेस सेंटर्स पे होते हैं तो 6 × 1/2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 + 1 = 4 आ जाएगा, ठीक है। तो O2- फॉर्म्स FCC लैटिस। अच्छा, फिर जो बाइवेलेंट कटायन है दैट इज +2 वाला जो कटायन है वो प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अच्छा, अभी एफसीसी में क्या है कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, कहाँ कहाँ पे होती है ये भी आपको मालूम है, लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा तो 8 हो जाएगा। तो जो बाइवेलेंट कटायन है दैट ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इट ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो इफ इट ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो आप मेरे हिसाब से सोच लोगे जिंक का फॉर्मूला है ना। और Al3+ के बारे में अगर बात करें दैट इज योर ट्राइवेलेंट कटायन, तो वो प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और वो ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन एज सच आपको ध्यान नहीं रखनी, हाँ, बट अगर मतलब इसको पढ़ाने का पर्पज इतना सा है कि अगर आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आ जाए कि इस तरह से कटायन है, इस तरह से कटायन है और इस तरह से आनायन है, तो इन सब इंफॉर्मेशन से आपके अंदर इतना मतलब नॉलेज होना चाहिए कि आप ये फॉर्मूला स्पिनल का जो है ये सोच पाओ, ठीक है। तो आई होप दैट इज अ वेरी इजी। अगर भाई ये सब बता दिया गया 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/8 × 8 लिख दोगे, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। और ये हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों 4 होती है, तो 1/2 × 4 लिख दोगे तो ये 2 हो गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ऑक्सीजन जो है वो 4 के बराबर हो गया। चलिए, तो सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स दैट इज नोन एज द पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर, पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगेन दीज आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर क्या है। पर्वोस्काइट इज ऑल्सो बेसिकली अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल BaTiO3, ठीक है, या MgTiO3, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्वोस्काइट। तो पर्वोस्काइट में क्या क्या चीजें होती हैं भाई? एक तो +2 वाला कटायन होता है, वो +2 वाला कटायन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ डाइवेलेंट कटायन, दिस इज अ डाइवेलेंट कटायन। अच्छा, देन ऑक्सीजन जो है बच्चों वो -2 में है, तो ऑक्सीजन इज इन -2। और टाइटेनियम का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आएगी कि टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। तो ये टाइटेनियम हमेशा रहता है, मतलब इसकी जगह +4 का जनरली कोई और नहीं आता है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको बोलते हैं पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर। अच्छा, पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर में क्या होता है देखिए समझिए। तो सबसे पहले तो जो डाइवेलेंट कटायन है, जो कि Ba2+ या Mg2+, ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ डाइवेलेंट कटायन ओवर हियर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो डाइवेलेंट कटायन है दैट इज Ba+2 और Mg+2, ठीक है, विच इज योर डाइवेलेंट कटायन। तो ये प्रेजेंट होता है एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो ये बात हो गई डाइवेलेंट कटायन की। अच्छा, देन कम्स योर अनायन O2-। सो O2- जो है ये होता है, इट ऑक्यूपाइज ऑल फेस सेंटर्स, ऑल फेस सेंटर्स, ठीक है, ऑल फेस सेंटर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल के सभी फेस सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इनकी संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, अगर ये सारे कॉर्नर्स पर है तो ये कितना हो गया भाई, ठीक है। अगर ये सारे कॉर्नर्स पर है तो ये हो गया 1/8 × 8, तो ये तो 1 हो गया, राइट। और O2- की अगर बात करें तो ये सभी फेस सेंटर पर है, और अगर सभी फेस सेंटर पर है तो ये हो गया 6 × 1/2, तो इसकी संख्या 3 हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें दैट इज +4 वाला टाइटेनियम कहां पर है, तो Ti+4 जो है इट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तो ये प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर से, बॉडी सेंटर पे, मतलब दिस इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे है तो बॉडी सेंटर 1 होता है, कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज अक्सर जो पूछी जाती है, जैसे इन दोनों को अगर कंबाइंड एक साथ जोड़कर देखें, ठीक है, तो ये FCC लैटिस बन गई भाई। +2 वाला डाइवेलेंट कटायन और -2 वाला अनायन, दे आर फॉर्मिंग एन FCC लैटिस। सारे कॉर्नर कवर हो गए और सारे फेस सेंटर कवर हो गए। तो if all corners and face centers have been covered, then it becomes a FCC lattice। और ये दोनों ने बनाया FCC लैटिस, और Ti+4 प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहती है FCC में, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को कभी इस तरह से भी सोच सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं कि Ba+2 and O2- together form the FCC lattice, they together form the FCC lattice। इन लोगों ने एक साथ मिलकर बना लिया FCC लैटिस, ठीक है। और जो जो Ti+4 था, Ti+4 था, it occupies octahedral void at body center। इसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया कहां पर, बॉडी सेंटर पर। अब क्वेश्चन कई बार ये बनता है कि इस Ti+4 ने बॉडी सेंटर वाला ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों ऑक्यूपाई किया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो एज के सेंटर पर भी होती है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर वाली ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे क्यों गया, तो बॉडी सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे इसलिए गया क्योंकि आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया भी था ये चीज FCC पढ़ाते समय, मतलब वॉइड्स को डिस्कस करते समय, जब लोकेशन ऑफ वॉइड्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि जो बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होती है वो बनाने वाले होते हैं सारे के सारे फेस सेंटर्स,
ऑल 6 फेस सेंटर, जैसे ये लेफ्ट वाला, ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ये ऊपर वाला, ये दाएं वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। तो इन सबको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो इनसे बनने वाली जो वॉइड है, दिस गिव्स अस एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द एट व्हाट एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर यहां पर Ti+4 आपका आया बॉडी सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो यहीं पर क्यों आया, एज सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे क्यों नहीं गया? तो इसका जवाब ये है कि अगर वो बॉडी सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आ रहा है तो इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल 6 अनायन। देखो फेस के सेंटर पर कौन है बच्चों, फेस के सेंटर पर है O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, ये O2 माइनस और ये O2 माइनस। ऑन द अदर हैंड जो एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है उसमें 4 तो फेस सेंटर होते हैं लेकिन 2 कॉर्नर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एज सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर आएगा तो कटायन कटायन कांटेक्ट हो जाएगा, यहां पर भी Mg+2 प्रेजेंट है, यहां पर भी Ti+4 प्रेजेंट है। तो कटायन कटायन तो ऑब्वियसली भाई दिस इज नॉट गुड फ्रॉम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन बहुत ज्यादा होंगे। तो इट प्रेफरेंशियली ऑक्यूपाइज the octahedral void at body center because then it will be in contact with all 6 anions। तो ये इसका आंसर है कि क्यों वो बॉडी सेंटर वाली ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं विच इज नोन एज द लैटिस ऑफ डायमंड। लैटिस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो डायमंड के लैटिस के बारे में बात करते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में आपने सुना होगा कि भाई एवरी कार्बन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड डायमंड इज अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं डायमंड को, डायमंड इज अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो अब डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, डायमंड की लैटिस कैसी है, बेसिकली स्ट्रक्चर तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ, इनऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा होगा। तो एवरी कार्बन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अच्छा अब क्या होता है कि डायमंड की लैटिस बिल्कुल जिंक सल्फाइड जैसी होती है, ठीक है। सो लैटिस इज जस्ट लाइक ZnS स्ट्रक्चर, एकदम ZnS जैसा स्ट्रक्चर होता है। ZnS मतलब जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जैसे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर आप याद करिए क्या था, S2 माइनस बनाया था FCC लैटिस, S2 माइनस ने बनाया था FCC लैटिस, ठीक है। और Zn+2 ने ऑक्यूपाई किया था ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, Zn2+ ने ऑक्यूपाई किया था ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो दिस वाज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ZnS जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर था ये। तो अब डायमंड का भी लैटिस बिल्कुल ऐसा ही है with the important point कि both the lattice positions as well as the voids are occupied by carbon atoms। मतलब आप दोनों जगह पर आप सोच लीजिए, कटायन की जगह पर भी और अनायन की जगह पर भी, लैटिस पोजीशंस पर भी और वॉइड्स में भी, सब जगह पे अगर कार्बन के एटम आ जाएं या कार्बन के एटम आप डाल दो तो जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा दैट विल बी नोन एज द डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि बोथ कटायन एंड अनायन positions, both cation and anion positions are occupied by carbon atoms। दोनों जगह पर you will have carbon atoms, ठीक है। दोनों जगह पर कार्बन के एटम आप डाल दीजिए बस, उससे जो स्ट्रक्चर बन गया दैट विल बी लैटिस ऑफ डायमंड। तो देखो बच्चों, अब हम लोग जब जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पे तुम्हें ये बात याद होगी कि हम लोगों ने लिखा था रेडियस ऑफ Zn2 प्लस द रेडियस ऑफ S2 माइनस इज इक्वल्स टू a√3/4, a√3/4 ऐसा रिलेशन आया था, ठीक है। लेकिन जब यही चीज हम लोग डायमंड के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कार्बन आ चुका है और यहाँ पर भी कार्बन आ चुका है। तो यहाँ पर अब मैं पुट कर दूंगा रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू a√3/4। दोनों जगह पर वी हैव कार्बन एटम्स, ठीक है। और रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन
can be considered as, very important, it can be considered as DCC. DCC equals to a under root 3/4. तुम पूछोगे सर ये DCC क्या हुआ, तो सोचो जरा क्या हुआ, याद करो पीरियोडिक टेबल में जब तुमने कोवेलेंट रेडियस और ये सब पढ़ा था। तो DCC बेसिकली हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन में काफी आपको ये चीज मिलेगा, ये चीज है ना। तो इट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, दैट इज की 2RC, that is 2 times the covalent radius of carbon will be carbon carbon single bond length। तो इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार लोग इसको भूल जाते हैं, जरूरत पड़ने पर याद नहीं आता ये। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दे दिया जाएगा और आप परेशान होते रहोगे, अरे यार इससे रेडियस ऑफ कार्बन कैसे हम निकालें, क्या करें, कैसे सोचें। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। जब कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय, तो वहां पर यही लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि इट इज वन, मतलब कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन देते हैं ना, इट इज सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस 1/2 ऑफ द बॉन्ड लेंथ या 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। इस तरह की बात होती है, तो बस ये वहीं से चीज आई है, सेम चीज है ये, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये जेईई में भी आ चुका है एक बार पहले। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड कैसे निकाला जाए भाई, देखिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि इट इज जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। अच्छा, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है तो इसका Z जो है वो मैं 8 लिखूंगा। आप बोलोगे सर 8 कैसे हो गया, बेटा 8 ऐसे हो गया क्योंकि दोनों जगह पर, है ना, लैटिस पोजीशंस पर भी और वॉइड्स पर भी दोनों जगह पर कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, देखो जिंक सल्फाइड के लिए हम लोग लिखते थे Zn4s4, ये लिखते थे फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, लेकिन अब यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन, टोटल 8 कार्बन हो गया। अच्छा, अभी तुम निकालो पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड व्हिच इज 8 into 4/3 pi r cube, volume occupied in unit cell upon the volume of unit cell which is A cube. Now you will have to find out the relation between A and R. A and R के बीच का रिलेशन ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप A को R के टर्म्स में या R को A के टर्म्स में, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वो काम करते हैं। तो वी विल से 2R दैट इज RC plus RC, तो वो 2R हो गया। 2R को मैं पुट कर दूंगा A under root 3/4। So from here I will get value of A as 8R under root 3, 8R under root 3 मुझे मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पे पुट करते हैं सभी चीजों को, तो ये हो जाएगा 8 into 4/3 pi r cube अपॉन A क्यूब। तो A का क्यूब करना है, तो A का क्यूब अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 into 8 into 8 into r क्यूब अपॉन √3 का क्यूब करेंगे तो 3 under √3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो r क्यूब विल गेट कैंसिल्ड आउट और 8 से ये 8 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से ये एक और कैंसिल आउट हो जाएगा 2 times, and eventually we will be left with eventually हमारे पास फाइनली जो चीज बचेगी that will be pi root 3 अपॉन 8 to the 16 आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास आया पैकिंग फ्रैक्शन, और अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पैकिंग एफिशिएंसी बन जाती है, मालूम है आपको पहले से। तो पाई रूट 3 अपॉन 16 इंटू आप कर दीजिए 100, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्लोज टू आप चाहो तो करके देख भी लो, क्लोज टू 34% आपका आंसर आएगा। सो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी और द पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ डायमंड। एंड एक्चुअल जेई क्वेश्चन ईयर मुझे याद नहीं है, बट हाँ ये मैंने देखा हुआ है, जेई में ही प्रॉब्लम ये एक बार पहले आया है। चलिए, तो फोर्थ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। द फोर्थ स्पेशल स्ट्रक्चर इज वुडजाइड स्ट्रक्चर। फोर्थ स्पेशल स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वुडजाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वुडजाइड स्ट्रक्चर जो है ये भी जिंक सल्फाइड का ही स्ट्रक्चर है,
जिंक सल्फाइड का ही स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर जिंक सल्फाइड का तो एक स्ट्रक्चर आप पहले ही पढ़ा चुके हो। तो बेटा देखो, जब सेम कंपाउंड का अलग अलग पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है, तो इस फिनोमेना को शुरुआत में पहली क्लास में भी मैंने बताया था, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सो एंड सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड का एक स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पढ़ा था, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिंक सल्फाइड का एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो जिंक सल्फाइड का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दैट वाज नोन एज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ये जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है ये बात आपको मालूम है। जिंक सल्फाइड का ही एक और दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है द वुडजाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी जिंक सल्फाइड का ही स्ट्रक्चर है, और इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फ मतलब होता है शेप, और पॉली मतलब होता है कई सारे। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेम कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट शेप्स, same compound having different structures, same compound having different structures is called polymorphism। और ये जो जिंक ब्लेंड और वुडजाइड हैं, ये एक दूसरे के कहलाते हैं पॉलीमॉर्फ्स। इनको बोला जाता है पॉलीमॉर्फ्स। मॉर्फ मतलब शेप हो गया, पॉली मतलब कई सारे। तो जिंक ब्लेंड एंड वुडजाइड आर पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म, which means same compound having different shapes or different structures. Don't confuse between polymorphism and isomorphism. Isomorphism is something else. ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, और मॉर्फ मतलब हो गया शेप। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब होता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फ्स। हैविंग सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर। जैसे जब मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा रहा, तो सबके मैं दो तीन अलग अलग अदर एग्जांपल्स देता था ना। तो जैसे NaCl के लिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था KCl, फिर दिया था RbCl। तो इन सबों का जो स्ट्रक्चर था वो था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो ये सब अलग अलग कंपाउंड है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मालूम है? ठीक है, तो ये सारे के सारे अलग अलग कंपाउंड्स है। NaCl अलग है, KCl अलग है, RbCl अलग अलग है, बट दे ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सेम चीज का अलग अलग स्ट्रक्चर, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है अलग अलग चीजों का सेम स्ट्रक्चर, अलग अलग चीजों का सेम स्ट्रक्चर। तो जितने भी हर टाइप के स्ट्रक्चर में आपने अलग अदर एग्जांपल्स वाला एक कॉलम रहता था हमेशा, तो वो जितने भी अदर एग्जांपल्स हो गए थे उस स्ट्रक्चर के, तो दे वर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द वुडजाइड स्ट्रक्चर। तो वुडजाइड स्ट्रक्चर में देखो रेडियस रेशियो वगैरह तो वही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जिंक और सल्फाइड का रेडियस चेंज हो जाएगा। तो रेडियस रेशियो वही रहेगा, वॉइड्स भी उसी टाइप की रहेंगी। बट इस बार क्या होता है कि S2 माइनस जो है वो FCC लैटिस की जगह वुडजाइड में क्या करता है कि इट फॉर्म्स HCP लैटिस। इट फॉर्म्स HCP लैटिस, फॉर्म्स HCP लैटिस। S2 माइनस फॉर्म्स HCP लैटिस। अच्छा, HCP बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, AB वाला। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ S2 माइनस पर यूनिट सेल, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने HCP का Z निकाला हुआ है, काफी डिटेल में डिस्कशन किया था इस बारे में। तो 6 हो जाएगा ये इफेक्टिव नंबर ऑफ S2 माइनस पर यूनिट सेल। और Zn2 प्लस जो है वो कहाँ जाएगा? Zn2 प्लस भाई फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा।
लेकिन अगेन सारे में नहीं जा सकता है, क्योंकि सारे में चला जाएगा तो इसका Z 6 है तो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। अच्छा, अब HCP में तो हमने पढ़ा नहीं कि वॉइड कहाँ पर होते हैं, हमने तो FCC के लिए बात की, उसकी जरूरत भी नहीं है। HCP में वॉइड का लोकेशन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बताने के लिए मैं बता दूंगा आपको आगे चल के, ठीक है, एक वीडियो बना कर और डाल दूंगा, बट एज सच उसका जरूरत नहीं है। तो Zn2+ जो है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है इट ऑक्यूपाइज 50% ऑफ ऑल्टरनेट 50% ऑफ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो अगर FCC बना रहा है तो जिंक ब्लेंड है, HCP बना रहा है तो वुडजाइड है, और Zn2+ की लोकेशन दोनों जगह पे सेम ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है, वहां फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल था Zn4S4, यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा Zn6S6। Zn6S6 will be the formula of unit cell. Okay students, so that completes all type of special structures. Finally टॉपिक को खत्म करते करते एक छोटा सा पॉइंट और है, ठीक है। दिस इज जस्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर, भाई प्रेशर बढ़ा रहे हो किसी चीज पे तो मतलब पार्टिकल्स जो है वो पास पास आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा रीजन वगैरह नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बात है ये, कि प्रेशर बढ़ाने पर द कोऑर्डिनेशन नंबर टेंड्स टू इंक्रीज, ठीक है। कई बार बहुत सारे सॉलिड्स में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि प्रेशर बढ़ाने पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है काफी सारे सॉलिड्स के लिए। तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि कोई 6:6 कंपाउंड होता है, लेकिन आप उस पर अगर प्रेशर इंक्रीज कर दो तो 6:6 मतलब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन कई बार स्ट्रक्चर चेंज होकर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ाने पर 8:8 में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर particles tend to come closer and therefore the coordination number tends to increase on increasing pressure, ठीक है। और अगर आप प्रेशर को अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब चीजें दूर दूर जाएंगी और एनर्जी मिल रही है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बस थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर टेंड्स टू डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बहुत बार कम हो जाती है, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि कोई 6:6 कंपाउंड था, लेकिन उसको हमने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो वो कन्वर्ट हो गया 4:4 में। या 8:8 कंपाउंड था तो उसको हमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो वो कन्वर्ट हो गया 6:6 में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर घटने की टेंडेंसी रखता है, और प्रेशर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होने की टेंडेंसी रखता है। दीज आर जस्ट 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू।